जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत की जर्नी बहुत खूबसूरत है। गुरु जी महाराज ने पल पल उन्हें ब्लेस किया है। संगत जी, आप इस सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने, गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है आपको कई सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राजबाला सांगवन आंटी का है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ 2005 या 2006 में पकड़ा था। तब हम दिल्ली से ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके थे। संगत जी, हमने 2002 में अपना फ्लैट खरीदा था जलवायु टावर में, और संगत जी मैंने अपने अंकल को कहा कि अब हम अपने फ्लैट में ही रहने जाएंगे। तो अंकल कहने लगे कि अरे इससे तो मेरा ऑफिस बहुत दूर पड़ेगा। और संगत जी, मैं जिद पर आ गई और मैंने कहा कि नहीं, मैं तो अब अपने फ्लैट में ही जाऊंगी। और शायद ये गुरु जी का ही बुलावा था, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं कि मेरे अंकल भगवान में कम विश्वास रखते थे, किसी भी चीज को नहीं मानते थे, और उनका सिर्फ एक ही विश्वास था कि कर्म सबसे ऊपर है। और अंकल का कहना था कि अपने कर्म अच्छे करो, अपने काम अच्छे रखो, अपना मन अच्छा रखो, अपना व्यवहार अच्छा रखो। जरूरी नहीं है कि किसी भी मंदिर मस्जिद में चक्कर काटना। लेकिन संगत जी, वहीं दूसरी ओर मेरा बहुत विश्वास था भगवान में। मुझे कीर्तन भजन में जाना बहुत पसंद था। संगत जी, मेरी मदर राधा स्वामी जी की फॉलोवर है और मैं अक्सर उन्हें उनकी किताब पढ़कर सुनाया करती थी। तो एक दिन मैंने अपने अंकल से कहा कि मुझे भी गुरु नाम लेने का बहुत मन है। तो अंकल कहने लगे कि तुम्हारी कोई उम्र नहीं हुई है गुरु नाम लेने की, और इतना ही मन है तो मुझे अपना गुरु मान लो। मैं हंसने लगी। मैंने कहा आपको तो मैंने अपना गुरु मान ही रखा है। और संगत जी, फिर ऐसे ही लाइफ चलती रही। और फिर जब हम जलवायु टावर अपने फ्लैट में शिफ्ट हुए तो हमारे पड़ोस में कमलेश आंटी रहा करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी, एक गुरुजी हैं जो एम्पायर स्टेट में बैठते हैं और लोग उन्हें भगवान माना करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किसने बताया? तो संगत जी, जो कमलेश आंटी है उन्होंने अपना पार्लर खोला हुआ है अपने फ्लैट में। तो कहती है कि मेरे पार्लर में जो आंटियां आती हैं उनमें से किसी ने मुझे बताया था। तो वो आंटी कहने लगी कि चलो हम लोग तलाश करते हैं कि कौन है वो गुरुजी। मैंने कहा ठीक है चलो। और संगत जी, मुझे भी तो तलाश थी ही किसी गुरु की, गुरु नाम लेने की। संगत जी, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव चल रहे थे। मेरे अंकल जिस भी बिजनेस में हाथ लगाते उसमें हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती, और कम से कम मेरे अंकल ने 5 से 7 बिजनेस चेंज कर लिए थे। और संगत जी, काफी सारे लोग हमारे पैसे लेकर के भाग जाते थे, और हमें अब जाकर के समझ में आया है कि ये सब कुछ पिछले जन्म का लेखा जोखा है। हमने किसी के पैसे खाए होंगे, उधार लिया होगा, जो इस जन्म में निकल रहा है। एक बार की बात है संगत जी, मेरे अंकल ऑफिस से आए और मैंने बहुत डरते डरते अंकल से पूछा कि अंकल, कमलेश आंटी बता रही है कि एम्पायर स्टेट में कोई गुरुजी है और लोग उन्हें भगवान मानते हैं, क्या आप चलोगे वहाँ पर? और जब मैं बता रही थी तब मेरा बेटा भी वहीं बैठा हुआ था, और संगत जी मेरा बेटा MBA कर रहा था तब। तो मेरे बेटे ने कहा कि हाँ मम्मा, मैं भी चलूंगा। तब मेरे अंकल ने भी कह दिया कि चलो मैं भी चलूंगा। अब संगत जी, कमलेश आंटी और अंकल अपनी मोटरसाइकिल पे थे, मैं और मेरे अंकल अपनी मोटरसाइकिल पे थे, और मेरा बेटा भी उसकी खुद की मोटरसाइकिल पर था। और ऐसे हम तीनों अपनी अपनी गाड़ियों पर निकल पड़े गुरुजी के पास। और संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो हमने देखा कि दरबार में लाइन लगी हुई है। हम भी लाइन में खड़े हो गए। अब संगत जी, कमलेश आंटी के जो हस्बैंड है यादव अंकल, वो आगे आगे खड़े थे। तो जब हम एंटर हुए दरबार में तो कर्नल जोशी अंकल खड़े हुए थे। उन्होंने यादव अंकल से पूछ लिया कि आपको दरबार के बारे में किसने बताया। और जब हम बाद में घर आए तो मेरे अंकल कहने लगे कि अगर मुझसे पूछ लिया होता तो मैं वापस लौट आता। मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्र है भगवान का कि आप लाइन में आगे नहीं खड़े हुए, वरना हमें तो गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती। और संगत जी, जैसे ही नजरें गुरु जी के ऊपर पड़ी, हम उन्हें देखते ही रह गए। इतना सुंदर रूप,
इतना नूर टपक रहा था गुरुजी के चेहरे से कि मैं उन्हें बस देखती ही रह गई। और संगत जी, गुरुजी के चेहरे पर इतनी चमक थी, इतना अट्रैक्शन था कि हमें उनसे नजरें मिलाने में भी बहुत डर लग रहा था। और फिर संगत जी, हमने गुरुजी के चरण स्पर्श किए और हम अपनी जगह पर आकर के बैठ गए। शब्द कीर्तन सुना, हमने कड़ा प्रसाद लिया। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने जीवन में पहले कभी शब्द वाणी नहीं सुनी थी, और वह दरबार में बैठे गुरुजी की शब्द वाणी सुनी तो दिल को इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली, बहुत बहुत अच्छा लगा। अब बस संगत जी, वहाँ बैठे बैठे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद आ गया। और बस संगत जी, लंगर प्रसाद लेते, गुरुजी के चरण स्पर्श करते, आज्ञा लेते और घर आ जाते। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में हम कम से कम 4 से 5 बार जा चुके थे, लेकिन तब भी हमें इस बात पर तो यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी साक्षात भगवान हैं। लेकिन हाँ संगत जी, मन में ये जरूर था कि जिस जगह की मुझे तलाश थी मैं वहाँ पहुँच गई। इतना डिसिप्लिन, इतना नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, इतनी प्यारी आबो हवा वहाँ की, वहाँ का एम्बियंस, वहाँ की पॉजिटिविटी, ये सब कुछ मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और संगत जी, हमने काफी सारी VVIP वहाँ पे संगत भी देखी, मेनका गांधी को भी मैंने देखा। और मैं अक्सर सोचा करती थी कि गुरुजी कभी हमें भी मौका मिले, आगे आगे बैठने का मौका मिले, जैसे मेनका गांधी आंटी बैठती हैं। क्योंकि संगत जी, हमेशा दरबार में हम 5-6 लोगों के बाद ही बैठा करते थे। गुरुजी ने हमसे पूछा कि कब से आ रहे हो, तो हमने कहा कि गुरुजी 2005 से। तो गुरुजी कहते, ना यहाँ आने में तो कई जन्म लग जाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें इशारा दिया कि हम भी गुरुजी महाराज के साथ कई जन्मों से जुड़े हुए थे। और संगत जी, इस प्रकार से हमें पूर्ण रूप से गुरुजी की प्राप्ति हुई, पूर्ण गुरु प्राप्त हुआ। अब संगत जी, हम ऐसे ही जाते रहे और अचानक से हमारा बीच में गुरुजी के पास जाना छूट गया और कनेक्शन टूट गया। क्योंकि संगत जी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हमें एक सफल की शॉप मिल गई। और संगत जी, वहाँ पर सोसाइटी में टेंडर होता था, वो हमें मिल गया था। और संगत जी, ये टेंडर 3 साल का होता था और हमारे नाम से जो शॉप है वो हमारे एक पहचान वाले हैं अंकल, वो चला रहे थे। और संगत जी, 1.5 साल उन अंकल ने शॉप चलाई और 1.5 साल मैंने शॉप चलाई। मेरे अंकल ने पूछा भी कि तुम चला लोगी शॉप? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। संगत जी, ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने हमें ये अपनी कृपा बख्शी, अपनी दाद बख्शी और हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकाला। और संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी की कृपा थी। और जो मेरी शॉप थी संगत जी, वो रात के 9 या 10 बजे बंद हुआ करती थी, जिस वजह से हम एम्पायर स्टेट नहीं जा पाते थे। और पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में हमारा गुरुजी महाराज के पास जाना छूट गया था। और संगत जी, फिर इसी बीच मेरी बेटी USA से आई और उसने मुझे कहा कि मम्मी, आप लोग गुरुजी के पास जाया करते थे, अब आप क्यों नहीं जाती हो, क्यों बंद कर दिया? तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि प्रीति, पहली बात तो तेरे पापा को बहुत कम विश्वास होता है और दूसरी बात, मुझे शॉप से टाइम भी नहीं मिल पाता है। अब संगत जी, इस बीच गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया और संगत जी, मुझे नागपाल आंटी ने बताया कि गुरुजी चोला छोड़कर चले गए। अब संगत जी, मेरा मन तो बहुत दुखी हुआ इस खबर को सुनकर। मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊं गुरुजी के पास, लेकिन मैं नहीं जा सकी, मैं अपने अंकल को नहीं बता सकी। और सच बताऊं संगत जी, मुझे गुरुजी के पास जाकर उस दरबार में बैठकर बहुत बहुत अच्छा लगता था। मैं तो यही कहूंगी संगत जी की हमारी बदकिस्मती थी कि हम गुरुजी के पास नहीं जा सके उस समय। और सबसे आश्चर्य की बात यह है संगत जी कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद सभी का, मेरे पूरी फैमिली में सभी का गुरुजी महाराज के साथ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। मेरे हस्बैंड का भी, मेरे बेटे का भी और मेरा भी। अब संगत जी, उसके बाद हम लोग दोबारा गुरुजी के पास मंदिर में जाने लगे। और जब हम लोग एक बार गए तो हमारा जो छोटा दामाद है वो भी वहाँ आ गया। पहले मेरी छोटी बेटी गुड़गांव में रहती थी और संगत जी, मेरी बेटी को बच्चा हुआ था और उसकी सास ने 3 महीने का कर दिया था, तो वो यहाँ आई हुई थी। और संगत जी, मेरी बेटी की सास ने कहा कि बाप अपनी बेटी को और बच्चों को थोड़े समय आप संभालो, मैंने इतना बड़ा कर दिया है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड कहने लगे कि 2 बेडरूम का फ्लैट बहुत छोटा पड़ेगा, हम 4 बेडरूम का फ्लैट ले लेते हैं। और संगत जी, हम लोग फिर सब साथ में रहने लगे। मेरी बेटी भी आ चुकी थी और संगत जी, मैं अपनी बेटी के बच्चे को संभालती थी और मेरी बेटी जॉब किया करती थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार पर है। मेरे बेटी, मेरा दामाद, मेरा बेटा, मेरी बहू, हम सब के ऊपर गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। अब संगत जी, 2008 में मेरे बेटे की शादी हुई। और संगत जी, जब मेरे बेटे की शादी की बात चल रही थी तो शायद ये लगभग 2006 की बात रही होगी। और संगत जी, मेरे बेटे के लिए जो रिश्ता है वो एयरफोर्स के कुछ लोग लेकर आए थे। और संगत जी, जो रिश्ता लाए थे उन्होंने बताया कि वो जिनका रिश्ता लाए थे उनको उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसी जगह पे लेकर चलूंगा जहाँ पे दहेज की कोई डिमांड नहीं होगी। और संगत जी, मैंने अपनी बहू के लिए कह रखा था कि हम बहू लेने जाएंगे तो सिर्फ 2 कपड़ों में लेकर आएंगे और हमें दहेज में कुछ
कुछ भी नहीं चाहिए, ईश्वर का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हाँ, मुझे एक ऐसी बहू चाहिए थी जो पढ़ी लिखी हो। और संगत जी मैं चाहती थी कि जो जॉब हो मेरी बहू की वो टीचिंग लाइन में हो, क्योंकि मैं खुद भी टीचर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी जल्दी शादी हो गई थी। और संगत जी टीचर बनने का मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस सपने को मेरी बहू ने आके पूरा किया। और संगत जी मेरी जो बहू है वो भी गुरुजी का आशीर्वाद ही है। ऐसे ही एक बार हमारे घर पे शादी की चर्चा चल रही थी, बहू को देखने जाने की, और चंडीगढ़ में उसके चाचा ताऊ की इनकी सबकी पोस्टिंग थी। और लड़की वालों ने कहा कि मेरा भाई वहाँ चंडीगढ़ में रहता है, वो रोहिणी बेटी को आप लोगों को दिखा देंगे। अब संगत जी जाने से एक रात पहले हमारे घर में यही बातचीत चल रही थी कि लड़की को देखने जाना है। और संगत जी जब शादी की चर्चा चल रही थी तब मेरा बेटा वहीं बैठा हुआ था और उसने कहा कि मम्मी मुझे अभी 2-3 साल तक शादी नहीं करना है। उस समय संगत जी मेरा बेटा जॉब करता था, तो मैंने कहा कि देखो मोनू, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये M.Com B.Ed है और जैसा मैं चाहती थी वैसी ही ये लड़की है। तो हमने कहा कि हम देख तो लेते हैं और कोई बात नहीं, हम 1-2 साल में फिर शादी करेंगे। और संगत जी जब हम लड़की देखने गए तो मैंने उनके फादर से, उनके चाचा से बोला कि मेरा बेटा तो मना कर रहा है, लेकिन अगर आप कहो तो मुझे आप 1 साल दे तो मैं 1 साल में अपने बेटे को मना लूंगी। और संगत जी उन्होंने बोला कि हम लोग 1 साल रुक जाएंगे, और इस प्रकार से हम लड़की को देख आए। और संगत जी उसी रात गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को ड्रीम दर्शन दिया, और ड्रीम दर्शन में वो चेयर पे बैठा हुआ है और उस चेयर को गुरुजी महाराज ने हवा में उठा लिया। और मेरा बेटा सपने में चिल्ला रहा है कि गुरुजी मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। और इतने में गुरुजी ने आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ दिखा दिया, और इस प्रकार से उसका सपना टूट गया। और अगले दिन सुबह मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे प्रकार से गुरुजी सपने में दिखाई दिए। तो संगत जी मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा ये जो लड़की है ये तेरी लाइफ में लक्ष्मी बनकर आएगी। अब संगत जी मेरा बेटा दोनों बहनों से कहने लगा कि मैंने तो लड़की देखी नहीं है और मम्मी ने तो उसे पहले से लक्ष्मी बना दिया है। और वो अपनी बहनों को कहने लगा कि तुम जाओ और तुम भी लड़की को देखो, पता नहीं मम्मी कैसी लड़की पसंद करेगी। और संगत जी हम लोग लड़की देखने के लिए गए और हमने नारियल के साथ एक चांदी का सिक्का रखा और हमने कह दिया कि अब लड़की हमारी हो गई। और संगत जी फिर उसके 1 साल के बाद मेरे बेटे की शादी हो गई। और संगत जी इस प्रकार से गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से मेरे घर में मेरी बहू आई। और संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मुझे बहुत बहुत प्यारी बिटिया मिली है, बहुत अच्छी बहू मिली है। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स यहाँ नहीं रुकी, और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से हमें पोता हो गया। अब संगत जी 2013 की बात है, हम लोग रोहतक पहुँच गए और मेरे बेटे को मान्यवर की फ्रेंचाइजी मिल गई। और बेटे ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसने कहा कि मैं अपना काम खुद करूंगा। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि मोनू मैं तो गुरुजी से बहुत दूर हो गई हूँ, तू मुझे रोहतक ले आया है, गुरुजी से मैं बहुत दूर हो चुकी हूँ। तो संगत जी मेरा बेटा कहता है कि माँ गुरुजी तो हमारे हृदय में बैठे हुए, हमारे मन में बैठे हुए हैं, हम उनसे दूर कैसे हो सकते हैं। और संगत जी हमें रोहतक में जिस भी गाड़ी पर जय गुरुजी लिखा हुआ मिलता, हम उस गाड़ी को रुकवाते और कहते जय गुरुजी कहते और बोलते कि आप भी गुरु संगत हैं। तो वो हमें बताते हैं कि नहीं ये तो गाड़ी हमारी नहीं है, हम किराए से लाए हैं या हम खरीद कर लेकर आए हैं, ये किसी और की गाड़ी है। और बस संगत जी यही सब कुछ चलता रहा। एक दिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैं पार्क में घूमने जा रही थी, वहाँ मुझे पता चला कि वहाँ पे कुछ लेडीज हैं जो सत्संग करती थी। और संगत जी इस प्रकार से मैं सत्संग कीर्तन में जाती रही और जुड़ी रही। संगत जी सेक्टर 2 में एक भी मंदिर नहीं था। तो संगत जी जो कीर्तन वाली लेडीज हैं वो मुझे कहने लगी कि आप लोग चंदा दो। और संगत जी मैंने उन लेडीज को कहा कि मैं अपने घर पे सत्संग रखूंगी मेरे गुरुजी का, और मेरे गुरुजी के सामने तुम पैसे मत चढ़ाना। मेरे गुरुजी के आगे सिर्फ मैंने फूल रखे और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम मेरे गुरुजी के सामने पैसे मत चढ़ाना। अब संगत जी मेरे घर पर सत्संग हुआ और उस टाइम पर मेरे घर में 50 से 60 लेडीज आई हुई थी। और संगत जी सत्संग में आए, पैसे इकट्ठे हुए, वो नाचे गाए और कुछ पैसे मैंने अपने पास से भी दिए। और मैंने कहा कि लो ये तुम्हारा चंदा हो गया और मंदिर की शुरुआत अब स्टार्ट होती है। और संगत जी गुरुजी की कृपा से सेक्टर 2 में बहुत बहुत सुंदर मंदिर बना। फिर संगत जी मुझे चूग आंटी मिली और उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पर बोलते रहते हो कि हमने पहले ऐसे सत्संग अटेंड किए, पहले ऐसे सत्संग होते थे गुरुजी के, लेकिन रोहतक में नहीं होते। तो संगत जी चूग आंटी मुझे कहने लगी कि यहाँ पर डॉक्टर ढल अंकल हैं और वो गुरुजी से पहले से जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा अच्छा मुझे आप उनके पास ले चलो, मुझे उनके घर ले चलो। और संगत जी डॉक्टर ढल अंकल सेक्टर 2 में ही रहते थे और हम भी सेक्टर 2 में ही रहते थे। और संगत जी फिर मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे अभी घर दिखाओ, तो उन्होंने मुझे डॉक्टर ढल अंकल का घर दिखाया। और संगत जी मैं उनसे मिल नहीं सकी क्योंकि हम शाम को गए थे तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। और फिर संगत जी मैंने घर आकर के अपने अंकल को बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर डॉक्टर ढल अंकल हैं और वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अब संगत जी तब तक मेरे अंकल भी गुरुजी
गुरुजी से जुड़ चुके थे और मेरे अंकल को भी गुरुजी की तलाश थी। तो मेरे अंकल कहने लगे कि चलो डैल अंकल के यहाँ चलते हैं। और संगत जी जब हम उनके घर गए तो अंकल आंटी हमें दोनों मिले, उनके बच्चे बाहर रहते हैं। और संगत जी हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो बहुत खुशी खुशी उन्होंने हमारा वेलकम किया, हमें बिठाया, हमने चाय पानी पी और हमसे कंफर्म किया, हमें बोला कि अच्छा आप भी गुरुजी महाराज से जुड़े हो। हमने कहा हाँ जी हम भी जुड़े हुए हैं। तो मैंने डैल अंकल से कहा कि गुड़गांव में तो हमारे बहुत अच्छे सत्संग हुआ करते थे, जलवायु टावर पे भी बहुत अच्छे होते थे, बहुत जगह मैंने सत्संग अटेंड किए, बहुत प्यारे सत्संग होते थे, लेकिन यहाँ रोहतक में तो होते ही नहीं है। तो डैल अंकल हंसने लगे और कहने लगे कि आंटी आप यहाँ आ गए ना, यहाँ पर भी सत्संग शुरू हो जाएंगे। और संगत जी डैल अंकल हमें रोज अपनी कार में हमारे घर से हमें ले जाया करते और वहीं पे रोहतक में डॉक्टर रोमी खुराना अंकल है, उनके घर हम जाते, वहाँ पर हम मीटिंग करते और हम डिस्कस करते कि चलो यहाँ पर मंथली सत्संग किया जाए। और संगत जी ये जो बात है 2016 के आसपास की होगी। संगत जी एक सत्संग में आपको बताना भूल गई, 2013 में मेरी बेटी को यूके में बेटा हुआ और उसकी सास ने कहा कि बेटा अपनी मम्मी को यहाँ बुला लो। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि प्रीति मैं कैसे आऊंगी, तेरा भतीजा 2 साल का है और तेरी भाभी जॉब में है, मुझे उसको देखना होता है। तो संगत जी मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी भतीजे को तो पापा देख लेंगे, लेकिन आप यहाँ जरूर आ जाओ। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा मैं तो कभी अकेली आई नहीं हूँ, कहीं भी नहीं गई हूँ, तो मैं तेरे पास कैसे आ जाऊंगी इतनी दूर। और संगत जी ये सब डिस्कशन चलता रहा और मेरी बेटी ने फ्लाइट बुक करा दी। फ्लाइट भी ऐसी बुक हुई जो कनेक्टेड थी और मुझे इस्तांबुल में एक बार रुकना था और इस्तांबुल से मेरी दूसरी फ्लाइट कनेक्टेड थी। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज को बोल करके गई कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, और बहुत हिम्मत करके मैं फ्लाइट में बैठी। और संगत जी जब मैं एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी तो डिस्प्ले पर सभी की फ्लाइट्स के नंबर आ चुके थे, पर मेरी फ्लाइट का नंबर नहीं आया और मैं बहुत घबरा गई कि मेरी फ्लाइट तो लगी नहीं है। और संगत जी मैंने गुरुजी का ध्यान किया आंख बंद करके और मैंने उनसे अरदास की कि गुरुजी आप संभालो, ये मुस्लिम कंट्री है। और संगत जी जैसे मैंने आंख खोली मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने इतना सुंदर बहुत ब्यूटीफुल हैंडसम सा लड़का खड़ा हो गया और उसने मुझे कहा कि मैं केरला इंडिया से हूँ, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और संगत जी मुझे पूरा यकीन है कि वो गुरुजी ही थे कि वो किस प्रकार से अचानक से मेरी मदद करने के लिए आए और उन्होंने मुझे कहा कि अपनी पासपोर्ट और टिकट मुझे दे दो। और संगत जी मैंने बिना किसी थॉट के, बिना कोई सेकंड थॉट लिए मैंने उनको अपना पासपोर्ट अपनी टिकट्स दे दी। और संगत जी उसे सब देने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अरे सबने मुझे मना किया था कि किसी को भी अपना पासपोर्ट अपनी टिकट मत देना और मैंने तो दे दिया, अब मैं क्या करूं, कभी नहीं आया तो क्या होगा। और संगत जी वो बंदा जब तक लौट कर आया तब तक मेरे बहुत बुरे हाल हो चुके थे। और संगत जी वो बंदा आया, उसने बहुत अच्छे से मुझे बता कर के गया कि आंटी आपकी फ्लाइट 1-1.5 घंटा डिले है। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरुजी को बहुत धन्यवाद किया और मुझे ऐसा लगा कि साक्षात गुरुजी ही थे जो मेरी हेल्प करने आए थे। अब संगत जी हीथ्रो एयरपोर्ट पर मेरे दामाद जी लेने आए और मुझे कहने लगे कि मम्मी आप हॉस्पिटल चलोगे या सीधे घर चलोगे। तो फिर मैंने अपने दामाद से पूछा कि क्या बच्चा हो गया, तो उसने बोला कि हाँ मम्मी लड़का हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि फिर तो हॉस्पिटल ही लेकर चलो। और फिर संगत जी हम हॉस्पिटल पहुंचे, हमने बच्चे को देखा, हमने सबको आशीर्वाद दिया, हम बहुत खुश हुए, दिल बहुत खुश हुआ। संगत जी आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरे मन में अक्सर ये बात आती थी कि काश गुरुजी महाराज मुझे भी कोई अपनी सेवा बख्शते, लेकिन वहीं दूसरी ओर मेरे मन में एक बात और आती थी कि गुरुजी महाराज ने ऑलरेडी मुझे अपने घर की कई सारी सेवा बख्शी हुई है। और ऐसे एक बार मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी। सत्संग में आंटी बता रही थी कि उनकी भी बड़ी इच्छा होती थी गुरुजी की सेवा करने की, लेकिन गुरुजी ने उन्हें बोला कि आंटी तुझे मैंने पहले ही अपने घर की बहुत सारी सेवा दे रखी है ना, तू वो कर। तो संगत जी ये सत्संग सुनकर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि चलो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने घर की ही सेवा दे रखी है। और संगत जी मैं अक्सर सोचा करती थी कि जो लेडीज है ना वो झूठ बोलती है कि हमें गुरुजी ने दर्शन दिए, हमें ऐसे दर्शन दिए, हमें वैसे दर्शन दिए। और मैं सोचा करती थी कि गुरुजी तो कोई दर्शन नहीं देते, मुझे तो आज तक दर्शन नहीं दिए। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, बस ऐसा सोचकर मैं उस रात सोई तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और मैं देख रही हूँ कि गुरुजी महाराज बहुत सारे लोगों को अपना स्वरूप बांटते बांटते आ रहे हैं। और संगत जी गुरुजी सपने में ही स्वरूप बांटते बांटते जब मेरे पास आए तो उनके हाथ से एक स्वरूप गिर गया और मैं जैसे ही स्वरूप उठा करके
उनके सामने खड़ी हुई तो गुरुजी मुझे एक टक निगाह से देखते रहे और मुझे कहने लगे कि तू मुझे गले नहीं लगाएगी। और संगत जी मैं गुरुजी से कितनी देर तक गले लगकर खड़ी रही ये मुझे भी नहीं पता। और जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। और संगत जी आज भी जब मैं उस सपने को याद करती हूँ तो मुझे गूज़ बम्स आ जाते हैं। और संगत जी मैं कई बार फेसबुक पर मैसेजेस पढ़ती हूँ कि गुरुजी बहुत कम संगत को गले लगाया करते थे। तो जब मैं वो मैसेज पढ़ती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट तो नहीं लेकिन सपने में ही सही गले तो लगाया था। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ज्यादा बिलीव नहीं करते थे तो इस सपने के बारे में मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। इसके बारे में मैंने अपने बेटे को बताया तो मेरा बेटा कहता है कि मम्मा आपको बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मिली है गुरुजी की, ये तो बहुत सुंदर सपना है। नाउ संगत जी बैक टू द रोहतक। मैंने आपको बताया था कि हम डल अंकल के साथ रोमी अंकल के यहाँ जाया करते थे और हमने डिसाइड किया था कि हम महीने में एक बार सत्संग करेंगे। और संगत जी मैंने कहा कि सबसे पहला सत्संग मेरे घर पे रखो और जनवरी 2016 में रोहतक में मंथली सत्संग शुरू हो गए। और संगत जी गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की, उनकी कृपा पहले हमारे घर से ही शुरू हुई। और संगत जी क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ हमारी बेटी के पास यूके भी जाना था और संगत जी रोहतक में हमने मंथली सत्संग करने का जब डिसाइड किया तो मैंने डल अंकल से पूछा कि अंकल कितनी संगत हो जाएगी। तो अंकल ने कहा कि यही कोई 70-75 संगत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि अंकल 70-75 लोगों का जो है लिस्ट बनाओ और 70-75 लोगों की संगत जी लिस्ट बनी। और संगत जी हमने 70-75 के हिसाब से लंगर बनाया। लेकिन गुरुजी की महिमा देखो, वहाँ संगत आई 150। फिर संगत जी हमने खाना बनाने वाला जो कुक आया था उसको कहा कि आप और खाना बनाओ क्योंकि इतनी संगत आ चुकी है। तो उसने हमें आश्वस्त किया कि नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोगों ने पहले से बहुत सारा एडवांस में सामान दे दिया है, सब मैनेज हो जाएगा। और इस प्रकार से संगत जी पहले सत्संग में 150 संगत आई। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से रोहतक में बहुत बहुत संगत हो चुकी है। अब संगत जी हमें बेटी के यहाँ यूके आना था और इसी बीच आरक्षण शुरू हो गया। संगत जी हमें 23 तारीख को निकलना था और सुबह मॉर्निंग में 24 तारीख को हमारी फ्लाइट थी। मेरी बेटी मुझसे कहती है कि मम्मी मेरे सास ससुर 1.5 महीने के लिए जा रहे हैं, आप और पापा 1.5 महीने के लिए यहाँ मेरे पास आ जाओ, हम अकेले हैं और हमें अभी घर भी खरीदना है, आप घर भी देख लेना। हम लोग तैयार हो गए जाने के लिए। और आपको मैं बात बता दूं कि जब हम दिल्ली से रोहतक आए थे तब हम सारी ज्वेलरीज लॉकर में से निकाल कर ले आए थे और वो सारी ज्वेलरीज मैंने अपने घर में रखी हुई थी। और संगत जी यहाँ रोहतक में लॉकर्स के हालात बड़े खराब हैं। कई बार सुना है कि लोग सेंध लगाकर सारी ज्वेलरी सारी चीजें ले जाया करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ज्वेलरीज मैं अपने घर में ही रख लेती हूँ। अब मैंने अंकल को कहा कि अंकल जब हम दिल्ली जाएंगे तो हमें लॉकर में ये ज्वेलरीज भी रखनी होगी दिल्ली में। अब संगत जी जब हम जाने लगे तो आरक्षण खत्म हो गया। तो अंकल से जब मेरी बात हुई तो अंकल ने बोला हम लोग अप्रोच रोड से चलेंगे। और संगत जी अप्रोच रोड पर बहुत चोरियां होती हैं, इवन लोग गाड़ियों को रोककर भी सामान ले लिया करते हैं। और संगत जी मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई। और संगत जी ये भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ही हैं कि 23 तारीख की रात को हमें निकलना था क्योंकि 24 की सुबह हमारी फ्लाइट थी और तुरंत उसी वक्त अनाउंसमेंट हो गया कि आरक्षण खत्म हो गया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी के आगे एक भी गाड़ी नहीं थी और हमें टोल टैक्स पे तुरंत हम वहां से निकलते चले गए। और संगत जी गुरुजी की कृपा से हमें रास्ते में एक भी टोल टैक्स नहीं मिला और हम सीधे कंटिन्यू निकलते चले गए और एयरपोर्ट पर पहुंच गए। और संगत जी ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी कि गुरुजी लगातार हमारे साथ साथ चलते रहे, हमें कुछ भी नहीं होने दिया, हमारा डर जो था वो भी खत्म कर दिया और हमें सही सलामत एयरपोर्ट पहुंचा दिया। अब संगत जी हम लोग हर साल हमारा हेल्थ चेकअप करवाते हैं, तो हम हर साल गुड़गांव में ही हमारा हेल्थ चेकअप करवाते थे। अब संगत जी जब हम हॉस्पिटल में चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट हमारे लिख दिए, ECG लिख दिया, हमारा ब्लड टेस्ट लिख दिया, यूरिन टेस्ट लिख दिया। लेकिन संगत जी पहली बार गुरुजी का क्या इशारा था, डॉक्टर ने पहली बार अल्ट्रासाउंड लिख दिया पेट का। और संगत जी जिस डॉक्टर को हमने दिखाया था उस डॉक्टर ने ही मेरे अंकल के प्रोस्टेट ग्लैंड का ऑपरेशन किया था। और संगत जी उसी डॉक्टर को हमने मेरी भी रिपोर्ट दिखाई। और जब हम रिपोर्ट दिखाने गए तो डॉक्टर से चूंकि हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे तो वो हमसे हंसी मजाक भी करने लगे और मुझे कहने लगे कि आपको गॉल ब्लैडर दान करना पड़ेगा। तो संगत जी मैं हंसने लगी और उनको कहा मैंने कि अगर किसी के काम आ रहे हैं मेरे अंग तो मेरे अंग सारे ले लीजिए। फिर संगत जी मुझे थोड़ा डर भी लगा तो मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है मेरे गॉल ब्लैडर में। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी गॉल ब्लैडर में पथरी है। और डॉक्टर का कहना हुआ कि ये ऐसे नॉर्मल तरीके से आपकी पथरी नहीं जाएगी, इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। और संगत जी हमें डॉक्टर साहब ने हमें HOD साहब के पास भेजा, डॉक्टर कक्कड़ के पास। फिर संगत जी हम HOD साहब के पास पहुंचे, उन्होंने रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने भी वही बात बोली कि आपके जो गॉल ब्लैडर में पथरी है वो ऐसे निकलेगी नहीं, उसके लिए सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो मेरे अंकल ने कहा
कि ठीक है डॉक्टर साहब, हम हमें कोई ऑपरेशन की डेट दे दीजिए। और संगत जी हमें डॉक्टर ने 1 हफ्ते बाद की डेट दे दी। और संगत जी 1 हफ्ते के बाद डॉक्टर ने हमें खाली पेट बुलाया था। तो 1 हफ्ते के बाद संगत जी मैं खाली पेट हॉस्पिटल चली गई, एडमिट हो गई और मैं अपने साथ गुरुजी का स्वरूप भी लेकर गई। और मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने सिरहाने मेरे गुरुजी का स्वरूप रख सकती हूँ? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल आप रख सकते हो। फिर संगत जी जब मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मुझे दवाइयाँ ज्यादा ना खानी पड़े, क्योंकि संगत जी इसके पहले भी मेरा एक ऑपरेशन हुआ था अंगूठे का, तब मुझे 3 महीने तक दवाइयाँ खानी पड़ी थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी आप प्लीज कृपा करो मुझ पे, मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़े। और संगत जी ऑपरेशन थिएटर से जब मुझे रिकवरी रूम में लाया गया तो मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझे होश में लाने के लिए मेरे गालों पे 2-4 थप्पड़ जैसे लगाए भी, और जैसे ही मैं होश में आई तो बस मैं यही कहती रही कि मैं कहाँ हूँ, और मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। अब संगत जी जब मुझे रिकवरी रूम में लेकर आए तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। डॉक्टर ने मुझे खाना खाने के लिए मना कर दिया और कहा कि आपको सिर्फ लिक्विड दिया जाएगा। और कुछ देर के बाद मेरे रूम में लिक्विड आया। एक छोटी सी बोतल में एप्पल जूस था और दूसरी छोटी सी बोतल में नारियल का पानी था। और डॉक्टर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया था कि मुझे सिप सिप करके पीना है। और संगत जी मैंने एक ही बार में वो शीशी पी ली। और जैसे मैं दूसरी खोलने लगी तो मेरे अंकल कहते कि नहीं नहीं, आपको उल्टी हो जाएगी, इसीलिए तो डॉक्टर ने आपको सिप सिप करके पीने के लिए कहा है। लेकिन संगत जी मुझे इतनी तेज भूख लगी थी कि मैंने 10-15 मिनट वेट किया और उसके बाद दूसरी शीशी भी मैंने पी ली। और गुरुजी का ऐसा करिश्मा रहा संगत जी कि मैंने जो अचानक से पूरी एक साथ बोतल पी ली थी उसका मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई वॉमिट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी मुझे लगा ही नहीं कि मेरा कोई ऑपरेशन हुआ, ना मुझे कोई पेन था, ना कोई दर्द था, ना कोई तकलीफ थी। ये सब कुछ गुरुजी की ही मेहर थी। और संगत जी कुछ दिनों में मेरा डिस्चार्ज होने वाला था। उसके पहले हमें फिर से डॉक्टर से बात करनी थी, एक बार फाइनली दिखाना था। और मुझे मन ही मन में डर लग रहा था कि कहीं इतना बड़ा ऑपरेशन के बाद कहीं डॉक्टर मुझे लंबे समय तक दवाइयाँ खाने के लिए ना बोल दे, जिसके लिए मैंने पहले ही गुरुजी से अरदास की थी। और जैसे मैं डॉक्टर के पास गई संगत जी, डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मैंने पूछा कि डॉक्टर मुझे कुछ दवाइयाँ वगैरह खानी है? तो डॉक्टर कहने लगे कि आपको कोई दवाई नहीं खानी है, आप परफेक्टली ऑल राइट हो, आप आराम से घर जा सकते हो। और संगत जी गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना कि उन्होंने मेरी अरदास कबूल की और मुझे एक दिन भी दवाई नहीं लेनी पड़ी। गुरुजी महाराज का तो हम हर सांस सांस शुक्राना करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं आपको सच बताऊं, हमारे जीवन में दुख कम नहीं आए, हम दुखों से बहुत टूट चुके थे और गुरुजी महाराज ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया, हर दुख से, हर परेशानी से बाहर निकाला। बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारी हर सांस में गुरुजी समाये हैं, महाशिव समाये हुए हैं। संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें महाशिव मिले हैं। हमने ऐसा कहाँ सोचा था कि हमें इस धरती पर रहते हुए महाशिव के दर्शन होंगे। अब संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।